सो हेलो गाइस, वेलकम टू यूबी स्टडीज़। हमने कल चैप्टर नंबर 1 मैटर और इनर सराउंडिंग स्टार्ट किया था और हमने ख़त्म कर दिया था ये क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, तो इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया था, सेकंड पार्ट को स्टार्ट किया हमने। तो ये सेकंड पार्ट क्या है कि पार्टिकल ऑफ मैटर और कंटिन्यूसली मूविंग। ठीक है, तो मैटर का पार्टिकल हमेशा मूव करते रहता है कोई भी कंडीशन में। तो हमने एक्टिविटी 1.3 और 1.4 कंप्लीट कर ली थी और एक्टिविटी 1.5 अभी स्टार्ट करेंगे। ओके, तो एक्टिविटी 1.5 क्या कहती है कि ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट into a glass of hot water and another containing cold water. Do not stir the solution. Allow the crystal to settle at the bottom. मतलब हमें एक बीकर में कॉपर सल्फेट का कॉपर सल्फेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट ले लेते हैं। कॉपर सल्फेट का एक क्रिस्टल मान लो, ये क्रिस्टल है कॉपर सल्फेट का। तो उसको हमें हॉट वाटर, एक तो ये हॉट वाटर का है। ठीक है, और यहाँ पे ये कोल्ड वाटर का है। ठीक, ये हो गया कोल्ड वाटर। तो हमें इस हॉट वाटर में और कोल्ड वाटर में हमें कॉपर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल डालने हैं। तो डालने के बाद उसको है ना घुमाना नहीं है, जैसे कि हम डाल देते हैं ना कोई भी मतलब क्रिस्टल डाल तो उसे हम घुमा देते, मिक्स करते, पर वो करना नहीं है। तो उन्हें है ना सीधा ये बीच में, यहाँ बीच में उनको सेटल होने दो। ठीक है, फिर व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लासेस। तो हम ये जैसे कि हमने डाला था ना इसमें, ये बीच में है ना, तो बोल रहे हैं हमें इसमें क्या ऑब्जर्व हुआ कि सॉलिड क्रिस्टल, जो ये सॉलिड क्रिस्टल ग्लास के होते हैं ना कॉपर सल्फेट के, वो क्या है या कहाँ है। ठीक है, और व्हाट हैपन एज टाइम पासिस। तो टाइम जैसे ही निकलते रहता है तो उस कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को क्या होता है। और व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो ये क्या हमें सजेस्ट करता है कि सॉलिड और पार्टिकल के लिक्विड कैसे हैं। ठीक है, और मिक्सिंग रेट और उसका टेम्परेचर, does the rate of mixing change with temperature, why and how। तो रेट ऑफ मिक्सिंग और टेम्परेचर क्या उसके साथ इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, हमें बताना है कैसे हुआ ये सब। तो अभी देखते हैं आगे कि फ्रॉम द अबव एक्टिविटी 3 1.3 1.4 and 1.5 we can conclude the following: particles of matter are continuously moving, that is they possess what we call the kinetic energy। मतलब कंटिन्यूस मूविंग एक ही फोर्स की वजह से होता है, जो काइनेटिक एनर्जी जो पहले बताया था पिछले वीडियो में कि अगर कोई भी सॉल्यूशन है जो गर्म है, ठीक है, मान लो कि पानी गर्म है, तो उसकी कोई भी चीज़, मतलब सूप ही ले लो, सूप गर्म होता है तो अगर हम कितने भी कोने में बैठे रहते हैं तो हमें इसकी स्मेल आ जाती है। क्यों? काइनेटिक एनर्जी की वजह से आती है। और वही अगर ये ठंडा हो जाए ना, जिसमें से भाप वाप कुछ ना निकले, तो ये अगर कोने में बैठे रहेंगे तो पता ही नहीं चलेगा सूप बना है कि नहीं। ठीक, तो वही है काइनेटिक एनर्जी का। तो as the temperature raise, particle move faster, so we can say that with increased temperature the kinetic energy of the particle also increase। मतलब ये सिंपल सा है कि जैसी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है और पार्टिकल्स ज़्यादा जल्दी मूव करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इधर सूप रखा है, कप में एक सूप रखा है और इसके पार्टिकल्स बहुत जल्दी जल्दी वो मूव करते हैं क्योंकि टेम्परेचर गर्म है बहुत। तो गर्म होते हैं तो अगर हम इधर कोने में बैठे होंगे ना तो तब भी हमें स्मेल आ जाएगी इसकी। ठीक है, तो इन द अबव 3 एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल ऑफ मैटर इंटरमिक्स देयर ओन विद ईच अदर। मतलब अबव की 3 एक्टिविटी थी ना, 1.3 1.4 है ना, तो इससे हमें क्या पता चला है कि पार्टिकल ऑफ मैटर अपने आप में ही मिक्स हो जाता है। जैसे कि ये एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल अपने आप में मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होगा, intermix on their own with each other, they do also by getting into the space between the particle। this intermixing of particle of two different type of matter on their own is called diffusion। मतलब ये जो
होता है ना कि ये स्पेस है ना पार्टिकल्स के, ये मैटर है इसके बीच का पार्टिकल, इसके बीच में जो स्पेस होता है ना उसी में दूसरा पार्टिकल आके बैठ जाता है, मतलब मिक्स हो जाता है, तो उस इंटरमिक्सिंग को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। ये एग्जाम में भी आएगा कि डिफ्यूजन को डिफाइन करो, तो ये हो जाएगा इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। और वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर, व्हाई डज दिस हैपन। तो हमने देखा है कि जब जब हमने पार्टिकल्स को हीट किया है ना, तो वो तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ने लग जाती है और डिफ्यूजन भी तेज़ हो जाता है। तो ये किस लिए क्यों हैपन होता है अभी बताते हैं हम आपको। और क्योंकि जब भी जैसे ही हमने यहाँ पे इस पैराग्राफ में पढ़ चुका है कि अगर हीट टेम्परेचर में कुछ इंक्रीजमेंट होती है, ठीक है, टेम्परेचर में कोई इंक्रीजमेंट होगी तो पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होती है वो बहुत तेज़ हो जाएगी, बहुत ज़्यादा तेज़। तो अगर हम यहाँ इस कोने में बैठे हैं और सूप इधर बना है, ठीक है, तो इधर बना है, तो ये सीधा हमें यहाँ पे इसकी स्मेल आ जाएगी, क्योंकि इसकी वो टेम्परेचर है ना बहुत ज़्यादा है और काइनेटिक एनर्जी के जो मूवमेंट है वो भी तेज़ है, तो इसलिए पार्टिकल्स हमारे तक बहुत जल्दी पहुँच सकते हैं। वहीं अगर कोल्ड सॉल्यूशन ले लो सूप का, तो वो यहाँ पे अगर हम बैठे होंगे ना, तो यहाँ पे जो बंदा बैठा होगा बस उसे ही स्मेल आएगा और किसी को नहीं आएगा, ठीक है। तो यही था सेकंड पार्टिकल, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल जो है पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली इन मूविंग। अब थर्ड आता है, थर्ड वाला क्या कहता है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पार्टिकल्स में पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। ये थर्ड क्लासिफिकेशन है कि मैटर का कोई भी पार्टिकल अपने आप को अट्रैक्ट करता है। जैसे कि ये मैटर है, इसके अंदर का ये पार्टिकल इधर जो पार्टिकल होगा उसको भी अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इसका सिंपल सा वो एग्जांपल ले लेते हैं कि ये नल है, ठीक है, यहाँ से नल है और यहाँ से पानी बह रहा है, ठीक है। तो यहाँ से पानी बह रहा है, बीच में तो उंगली ले आओ, ठीक है, उंगली। तो ये पानी थोड़ी देर के लिए तो इधर होगा, फिर वापस इधर ज्वाइंट हो जाएगा। एक बार फिर दिखाता हूँ, मतलब ये पानी गिर रहा है नल से, ठीक है, मान लो यहाँ से पानी गिर रहा है, तुम बस बीच में यहाँ पे कोई भी डंडी या उंगली ले आओ, ठीक है, तो पहले वो इधर जाएगा, हाँ, तो इधर से सीधे इधर ज्वाइंट हो जाएगा, क्योंकि ये अट्रैक्टिंग फोर्स है। तो अट्रैक्टिंग फोर्स की वजह से पार्टिकल अगर इधर डिवाइड भी हो जाएंगे ना इधर, तो वापस जाके इधर से ज्वाइन होके वापस फ्लो करने लग जाएंगे, ठीक। तो ये है, इसका एक एक्टिविटी देख लो। एक्टिविटी 1.6 क्या कहता है, प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप एंड 4 फ्रॉम ह्यूमन चेन एज सजेस्टेड। मतलब हमें ये एक गेम है कि ह्यूमन चेन बनानी है, उसमें द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म लाइक बिहू। मतलब बिहू का जो फेस्टिवल होता है ऐसे, है ना, कि हम ये पीछे से जो इंटरलॉकिंग हो जाता है ना, बैक आर्म, है ना, लॉक कर लेते हैं, तो वैसे ही करना है, ठीक है। ये फिर सेकेंड ग्रुप में, ये सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन। जो सेकेंड ग्रुप होगा वो भी हाथ मिला के वो ह्यूमन चेन बनाएंगे। और थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर विथ ओनली देयर फिंगर। देखो फर्स्ट ग्रुप क्या है, इंटरलॉकिंग करेंगे, जैसे कि ये मतलब ये हाथ है, हाँ, और इधर से भी एक हाथ ऐसे आके इंटरलॉक हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा क्या आता है, दूसरे सेकेंड ग्रुप में आएगा कि ये एक हाथ होगा और दूसरा हाथ बस इसे पकड़ेगा, ठीक है, ये हो गया सेकंड ग्रुप का। थर्ड ग्रुप क्या कर रहा है कि बस ये यहाँ पे एक बंदा खड़ा है और यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, वो दोनों बस अपने आप को टच करेंगे फिंगर से और वो एक वहाँ से चेन बनाएंगे ह्यूमन के। तो फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक देयर ह्यूमन चेन वन बाय वन इनटू एज मैनी ग्रुप एज पॉसिबल, ठीक है। तो फोर्थ ग्रुप होगी ना, जो फोर्थ ग्रुप वो रन करेगी तीन चेन को तोड़ने के लिए। तो जो फर्स्ट ग्रुप होगा, जो ह्यूमन चेन बनाया हुआ इंटरलॉकिंग से, उनका चेन नहीं टूटेगा, क्यों, क्योंकि उनकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इंटरलॉक किया हुआ है, तो अगर तोड़ने की कोशिश करोगे तो टूटेगा नहीं। सेकंड वाले का क्या है कि हाथ मिलाया हुआ है, तो शायद से टूट सकता है, कि मतलब ये इंटरलॉक है, तो इसको बीच से मारोगे, अगर यहाँ इस वाले पे प्रेशर करोगे तब भी नहीं टूटेगा, ठीक है, बंदे हिलेंगे नहीं। और सेकंड ग्रुप में क्या है, बस हाथ मिला हुआ है, अगर तुम बीच में अटैक करोगे ना तो वहाँ पे वो उनका इंटरलॉक टूट सकता है। फिर थर्ड ग्रुप ने तो टच ही किया है, बस उसको हाथ मार दो और वो टूट जाएगा, ठीक है।
तो ये थोड़ा था। तो विच ग्रुप वॉज द ईजिएस्ट टू ब्रेक, तो कौन सा ग्रुप था जिसको हम बहुत आसानी से तोड़ सकते थे। तो बहुत आसान है, ये थर्ड ग्रुप था जिसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर एक और एक्टिविटी देख लो। और फिर आती है कि लास्ट पॉइंट है, इफ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर, देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल हेल्ड ईच अदर विद मैक्सिमम फोर्स, तो कौन से ग्रुप में पार्टिकल अपने आप को ये मतलब चिपकाए रखते हैं ज़्यादा फोर्स से। तो सिंपल है, फर्स्ट ग्रुप जिन्होंने इंटरलॉक किया था अपने आप को, ठीक है। तो अब अगली एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी 1.7 1.7 क्या कह रही है, टेक एन आयरन नेल, मतलब ये कील है आयरन की, ठीक है। अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर, एक चॉक लेना है और एक रबर लेना है, ठीक है। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमर, कटिंग और स्ट्रेचिंग, तो इन तीनों को, है ना, हमें या तो हैमर से तोड़ना है, या तो काटना है, या उनको स्ट्रेच करना है, ठीक है। तो इन विच ऑफ द अबव थ्री सब्सटेंसेस डू यू थिंक द पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेट फोर्स, तो ऊपर जो तीन तीन पीस थे ना यहाँ पे, ये आयरन नेल, पीस ऑफ चॉक और रबर, ठीक है, रबर बैंड, तो किसका किस मैटर का पार्टिकल वो अपने आप को बहुत ज़्यादा चिपका के रखा हुआ है, ठीक है। तो देख लो कि ये आयरन नेल है। आयरन नेल को तो हम हैमर से तोड़ सकते हैं, मोड़ के तोड़ देंगे, ठीक है। फिर आता है क्या, पीस ऑफ चॉक, नहीं आयरन नेल को नहीं, पीस ऑफ चॉक को हम आराम से तोड़ देंगे, ठीक है। उसके पार्टिकल बहुत जल्दी टूट जाएंगे। रबर बैंड को हम स्ट्रेच करेंगे, जैसे कि ये रबर बैंड है, इस तरफ खींचो और इस तरफ खींचो, टूट जाएगा। पर ये आयरन नेल को तुम ऊपर से मारो, फोर्स डालो, गड़ जाएगा पर टूटेगा नहीं। इधर से मारो, मुड़ेगा पर टूटेगा नहीं। तो हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि आयरन नेल के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा फोर्स से चिपके हुए हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। फिर आता है एक्टिविटी 1.8। एक्टिविटी 1.8 क्या है, ओपन अ वाटर टैप, ट्राई बेकिंग द स्टीम, ये तो पहले ही बता दिया है कि बस एक पानी का नल खोल दो, ठीक है। मतलब यहाँ से पानी गिर रहा है और यहाँ पानी गिरने के बाद यहाँ बस अपना उंगली लगा दो, तो ये इधर साइड से फ्लो करेगा, फिर वापस नीचे आ जाएगा, ये ज्वाइन हो जाएगा। तो ये इसी से बता रहे हैं कि मतलब पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन तुम्हारे एग्जाम में भी पूछे जा सकते, तो इन्हें अच्छे से याद कर लेना, ठीक। और फिर आगे देखते हैं। फिर ये क्वेश्चन आंसर्स हैं कि पहला क्वेश्चन आंसर है, ये मैं वीडियो चैप्टर के एंड में बताऊंगा, ठीक। तो अब अगला देखते हैं, स्टेट ऑफ मैटर, मैटर के कितने स्टेट हैं, ये तो तुम फर्स्ट क्लास से जानते हो कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। ये तीन स्टेट हैं, पर इसके अलावा भी दो स्टेट हैं, वो चैप्टर के लास्ट में है और उसके बाद में देखेंगे। तो ये टॉपिक है, टॉपिक 1.3, स्टेट ऑफ मैटर। तो क्या है, ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड यू, व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट। तो हमारे आसपास तीन स्टेट तो वैसे ही अवेलेबल रहते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस में। तो सॉलिड में क्या रहता है हमारे पास, पत्थर, लिक्विड में पानी, ठीक है, और गैस में तो हमारी एयर है, ठीक है, एयर है हमारे पास गैस में, ठीक। और वी कैन स्टेट दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है, ये बता दिया। एंड these these states of matter arise due to variation in the characteristic of particles of matter। तो ये एक मिनट भाई, अभी आया है हम लोग, है ना, तो हम कहाँ थे, ये यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर और स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। तो ये स्टेट ऑफ मैटर में हम लोग यहाँ पे आ गए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस हमें पता ही है। तो द स्टेट ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तो ये है ना, ये तीन स्टेट हमारे वेरिएशन, जो अलग अलग टाइप के वेरिएशन होते हैं ना पार्टिकल, जो हमने पढ़ चुके हैं ऊपर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर में, तो उसमें से ही हुआ है। तो इनके बारे में, नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस थ्री स्टेट ऑफ मैटर इन डिटेल। तो इन्हें डिटेल में पढ़ते तो पहला क्या आता है, सॉलिड आता है, सॉलिड। तो सॉलिड की एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 1.9, ठीक है। तो इस एक्टिविटी 1.9 में क्या कह रहे हैं, कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, अ पेन, अ बुक, अ नीडल, अ पीस ऑफ थ्रेड,
ठीक है। तो हमें क्या क्या चाहिए, एक पेन चाहिए, एक बुक चाहिए, ये बुक, एक नीडल, ये नेल, आयरन नेल, ठीक है, आयरन नेल हो गई, और एक धागा चाहिए, ठीक है। तो sketch the shape of the above articles in your notebook by moving a pencil around them। तो शेप है ना, शेप, ये जैसे कि पेन का शेप है, पेन का शेप, जैसे कि नील है, नील नीडल इसका शेप है, तो इसको अपने नोटबुक पे रखना और इसका पेंसिल इसके शेप के आसपास है ना पेंसिल चलाना, पेंसिल, ठीक है। तो जैसे कि ये हमारा पेज है, यहाँ पे हमने नेल रखा है, तो ये हमने ये पेंसिल लेके इसके आसपास इसे ऐसे चला दिया, ठीक है। तो इसका एक अलग से वो बनाया, बाउंड्री बनाया, ठीक है। तो डू ऑल दीज हैव अ डिफाइंड शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम। तो क्या इन सब के पास एक मतलब एक क्या बोल सकते हैं, हाँ, एक रिमेन मतलब एक कांस्टेंट शेप है, कि मतलब वो इतने ही शेप में बनेगा। जैसे कि ये हमारा नेल बना था ना, जैसे कि ये नेल है, तो ये ऐसे ऐसे होके बना है, ठीक है। तो क्या ये इन सब के पास डिफाइनाइट शेप है, या फिर डिस्टेंट बाउंड्रीज और फिक्स्ड वॉल्यूम? उनके पास डिस्टेंट बाउंड्रीज, क्या लिमिटेड बाउंड्रीज है, लिमिटेड शेप है, या फिर और एक फिक्स्ड वॉल्यूम है? एंड हाँ, ये सिंपल है, हाँ है, क्योंकि कोई भी शेप हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसकी बाउंड्री एक फिक्स्ड ही रहेगी, कोई चेंजेस नहीं आएंगे उसमें। और व्हाट हैपन इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड? मतलब क्या हो सकता है जब वो उनके ऊपर हैमर मारा जाए या खींचा जाए या फिर ऊपर से नीचे गिराया जाए? तो सिंपल है, जो जिसकी पार्टिकल ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा वही टूट जाएगा। तो देखते हैं क्या टूट सकता है इसमें। थ्रेड को ड्रॉप करने से नहीं टूट सकता, हम मारेंगे तब भी नहीं खींचेगा, मत टूटेगा, पुल करेंगे तब टूट सकते हैं, ठीक है। वही नीडल की आ जाए, तो नीडल को तोड़ने के लिए तो हमें वो चाहिए ना, ड्रॉप करने पे नहीं होगा, हैमर से भी नहीं टूट सकता। पर नीडल को तोड़ने का आसान तरीका क्या है, कि अगर तुम हैमर को है ना जोर से गरम मार दोगे ना उस पे बीच में, तो वो टूट जाएगा, बहुत आराम से टूट जाएगा। तो फिर आता है पेन, पेन तो ऐसे ही ड्रॉप करो टूटेगा। बुक का तुम ड्रॉप से नहीं टूटेगा, हैमर से भी नहीं टूटेगा, पुल करने से टूट जाएगा। अगर पुल, बुक का अगर तुम दो साइड से खींचते हो ना, कि देखो ये बुक है, तुम एक इस साइड से खींचो, एक इस साइड से खींचो, तो बीच से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यही है। फिर आता है कि ये all the above are examples of solid. We can observe that all these have a definite shape and distinct boundaries। तो हमें ये जो ऊपर एक्टिविटी की है हमने 1.9, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि हर सॉलिड पे एक डिफाइनाइट लिमिटेड शेप, एक लिमिटेड बाउंड्री और एक फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। ये जो भी डिफाइनाइट शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम और डिस्टेंट बाउंड्रीज है ना, ये तुम्हारा एग्जाम में आ जाएगा कि तुम्हें सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों को डिफ्रेंशिएट करो। तो इसका तो ये हो जाएगा कि सॉलिड हैव डिफाइनाइट शेप, डिस्टेंट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है, पहला तो ये हो जाएगा। और सॉलिड डेट इज हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, मतलब सॉलिड को तुम दबा नहीं सकते हो। एक मिनट, ये जैसे कि ये हो गया, ऊपर से अगर तुम इसे दबाओ ना, तो ये इसमें कोई शेप चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये टेबल है, ठीक है, इस टेबल को अगर तुम दबाओ ना, ऊपर से फोर्स अप्लाई करो, तो ये टूटेगा नहीं और ये चपटा भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी पार्टिकल्स ऑफ मैटर इतने आसपास चिपके हुए हैं कि वो टूटेंगे नहीं बड़ी आसानी से, ठीक है। तो फिर आता है हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। और इनके पास एक टेंडेंसी है, ये प्रॉपर्टी है, 10th चैप्टर में है, ठीक है, जो उसको मतलब प्रोसेस करती है कि तुम्हें एक ही शेप में रहना है, ठीक है। और जब भी कोई आउटसाइड फोर्स रहेगी तो ये टेंडेंसी उन्हें प्रोसेस करेगी कि तुम्हें इसी शेप में रहना है। सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप सो दे आर रिजिड। तो सॉलिड को फोर्स से तोड़ा तो जा सकता है, पर बहुत मुश्किल से वो शेप, उनका शेप बहुत मुश्किल है कि वो उनका शेप चेंज हो जाए, तो इसलिए उनको रिजिड कहते हैं, रिजिड, ठीक है। तो फिर आता है कंसीडर द फॉलोइंग। तो ये कंसीडर द फॉलोइंग में व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इट इज अ सॉलिड।
तो क्या एक रबर बैंड को खींचने से उसकी वो शेप चेंज हो सकती है? जैसे ये रबर बैंड है, इस साइड खींचो या इस साइड खींचो, ठीक है, तो खींचने से क्या उसकी शेप चेंज हो जाएगी? क्या वो सॉलिड है? नहीं, वैसे तो हाँ वो सॉलिड है, क्योंकि उसकी शेप तो चेंज होने से रही, पर टूट जरूर जाएगा, इसलिए वो सॉलिड है। ये हो गया सॉलिड, यस ये सॉलिड है। फिर उसके बाद होता है व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट व्हेन kept in different jars, these take the shape of the jar, are they solid? शुगर और सॉल्ट, अगर ये एक जार है और ये एक जार है, इसके अंदर हमने शुगर डाला और इसके अंदर सॉल्ट डाला, ठीक है, तो क्या वो ये है ना, इसका शेप ले लेते हैं, जैसे जिस शेप में जार होगा उसी शेप में ये शुगर और सॉल्ट ढल जाएंगे। क्या ये सॉलिड है? हाँ ये सॉलिड है, क्योंकि सॉलिड की प्रॉपर्टी यही है कि अगर वो ये जार है, ठीक है, इसके अंदर वो एक बार आ गया ना, तो वैसे भी सॉल्ट और शुगर दोनों इतने छोटे छोटे होते हैं, तो वो भी सॉलिड है, उनको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, पर उनको खींचने पे कुछ नहीं होगा उन्हें, ठीक है, तो इन्हीं के अंदर डालने पे ये इसका शेप ले लेंगे, तो इनके अंदर ये टेंडेंसी काम करने लग जाएगी, तो इसलिए ये शुगर और सॉल्ट सॉलिड है, ठीक है। फिर आता है व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज, जो किचन में होता है ना, बर्तन धोने वाला स्पॉन्ज, ठीक है, तो इट इज अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, व्हाई? तो क्या ये सॉलिड है? क्योंकि स्पॉन्ज तो हम वो कंप्रेस भी कर सकते हैं, दबा भी सकते हैं, ठीक है, तो दबा सकते हैं, तो क्या वो सॉलिड है? हाँ, क्योंकि ये जो उसका शेप है ना, चेंज नहीं होता है दबाने पे, चाहे वो कुछ भी हो जाए, जैसे कि स्क्वायर शेप रेक्टेंगल का रहेगा तो रेक्टेंगल में ही रहेगा, चाहे उसे दबाओ या मत दबाओ, ठीक है, तो हाँ ये भी सॉलिड है। इसका दे दिया तो ऑल द अबव आर सॉलिड, ठीक है, तो ये तो हमने पता ही दिया है, ठीक है। A rubber band changes uh, a rubber band changes shape under force and regain the same shape. जैसे कि ये रबर बैंड है ना, कि शेप चेंज कर लेगी फोर्स में, ठीक है, मैंने जो बताया वो अलग है, और ये अभी जो आएंगे वो भी अलग है। तो ये रबर बैंड को अगर हम खींचेंगे तो वो उसका शेप सही चेंज तो हो सकता है, ठीक है, शेप चेंज होगा, पर जैसे ही फोर्स हटेगा वही वापस शेप में आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा देखते हैं कि कहाँ गया रे, ऊपर ही है, और हाँ फिर आता है द फोर्स इज रिमूव्ड इट एक्सेसिव, इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक, अगर फोर्स हटाया तो कुछ नहीं होगा, अगर ज़्यादा फोर्स लगाया तो वो टूट सकता है, ठीक है। फिर दूसरा आता है द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और salt crystal remain fixed whether we take it in our hand, put it in a plate or in a jar, तो किसी भी वो सॉल्ट और क्रिस्टल का शेप एक ही रहेगा, चाहे तुम उसे हाथ में लो, चाहे एक जार में लो, चाहे कहीं भी रखो, ठीक है। फिर आता है स्पॉन्ज, ये स्पॉन्ज दो, ये तुमसे ये वाला एग्जांपल पूछ सकते हैं सॉलिड में कि स्पॉन्ज सॉलिड है या कुछ और, ठीक है, तो ये आ सकता है कि स्पॉन्ज हैज अ मिनट होल्स, बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, इन विच एयर इज ट्रैप्ड व्हेन वी प्रेस इट द एयर इज एक्सपेल्ड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट, ठीक है, तो जैसे कि ये स्पॉन्ज है, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे होल्स होंगे, ठीक है, छोटे छोटे होल्स होंगे जिसमें ना एयर भरी हुई होती है, अगर तुम इसे दबाओगे तो एयर बाहर निकलेगी, ठीक है, तो एयर निकलेगी तो वो और छोटा होता जाएगा, पर जैसे ही तुम इसे छोड़ोगे तो वापस एयर अंदर आ जाएगी, ठीक है, तो यही है स्पॉन्ज का, ठीक। फिर आता है द लिक्विड स्टेट, तो लिक्विड स्टेट का बस कल करेंगे, ठीक है, तो लिक्विड स्टेट हम कल करेंगे, ये यहाँ पे हम कल करेंगे, और हमने ये कंप्लीट कर दिया है द सॉलिड स्टेट, ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है, लिक्विड स्टेट कल करेंगे। और लिक्विड स्टेट के बारे में तुम लोग थोड़ा पढ़ के आना, इसे समझने में आसानी होगी एट लास्ट। प्लीज़ अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो ये मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे मेरे चैनल में कमेंट कीजिएगा।